पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने वेस्ट बैंक में एक और बड़ा झंडा गाड़ दिया है। कल जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी तुलकरेम की, जिसमें जो ट्रायंगल एक वेज जिस तरीके से बनाया था, लेफ्ट में अल बलावना, राइट में अल घनेम और फिर जो धनाबा एरिया उसका जो ट्रायंगल, और जिस तरीके से उस ट्रायंगल के सहारे फिलिस्तीनी लड़ाकों ने 11 से ऊपर इजरायली सैनिकों को मार गिराया। उसके बाद उससे भी बड़ी घटना हो गई है जेनिन में, और उसी टैक्टिक्स के साथ जिस तरीके से अल नासिरा स्ट्रीट से लेके अल हमामा स्ट्रीट, अल हद्दाद स्ट्रीट, ये जो एक्सेस हैं ये इस बार ट्रायंगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर जो एक्सेस हैं वो किस तरीके से सैनिकों ने इस्तेमाल किया इजरायली फोर्सेस को क्रिपल करने के लिए। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिन खबरों को कवर कर रहे हैं उसमें सैद्धांतिक खबरें भी हैं, जिसमें बहुत हद तक जो एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज जिस तरीके से इस पूरे अमेरिका के स्टैंड, इजराइल के स्टैंड और जो ट्रू स्टॉक जिस तरह से कोलैप्स कर रही हैं उसमें जो एक आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स निहित हैं वो भी हैं, और उसके साथ साथ एक फिलिस्तीनी समाज के अंदर जो एक संघर्ष चल रहा है एक सेल्फ इंटरेस्ट को लेके और एक कलेक्टिव इंटरेस्ट को लेके, इस पे भी आज हम प्रकाश डालेंगे। हिजबुल्लाह ने जो किया उस पे भी प्रकाश डालेंगे, यमन ने भी जो एक और मार की उस पर भी प्रकाश डालेंगे, और इराक ने जिस तरीके से आज हमला किया हैफा पे वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग शुरू करते हैं कि जो आज एक बड़ी घटना हुई कि जो जेनिन में, आप जानते हैं जेनिन और तुलकरेम में आईडीएफ बुरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है, सड़कें डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जेनिन में जो सड़क उसने डिस्ट्रॉय की थी एक एरिया में, उसकी खुद की एक मिलिट्री व्हीकल, बड़ी मिलिट्री व्हीकल फंस गई। ये बिल्कुल सुबह की बात है, और उसमें जब वो फंसी है तो उसमें जो अजीब सी बात है ये है कि जब एक तो पूरी मिलिट्री व्हीकल फंस गई, उसके बाद उसके सोल्जर्स अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे बिना किसी टारगेट के। उन्होंने निकल के गोलियां, अच्छा पीछे से पैलेस्टीनियन जो सिविलियंस हैं उनको गोलियां नहीं लग रही, वो अंधाधुंध चला रहे हैं डर के मारे। पैलेस्टीनियन जो वहां के सिविलियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, खिलखिली उड़ा रहे हैं आईडीएफ के इन नामुरादों के मुंह पे वो खिलखिली उड़ा, मतलब पूरी तरह से जिसको कहते हैं ह्यूमिलेट करना वो कर रहे हैं। और उसके बाद कई लड़कों ने आके एम्प्टी बॉटल्स, मोलोटोव कॉकटेल्स भी नहीं, कई लड़कों ने आके एम्प्टी बॉटल्स वहां पर फेंकी। सिविलियन लड़के 14 से लेके 18 साल के लड़के, उन्होंने एम्प्टी बॉटल्स फेंकी, कुछ उससे कोई नुकसान किसी को नहीं। उस पर भी आईडीएफ के सोल्जर्स गोली चलाने लगे, लेकिन वो इस पॉइंट से फेंकी कि वो लोग किसी को लग नहीं सकती थी, और आईडीएफ के सोल्जर्स 3 जो बोतलें हैं उनके सर पे आके लगी। हेलमेट वो लोग पहने तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आप सोचिए 2 तो सोल्जर्स उसी सकते में गिर गए कि ये जो बॉटल गिरी है। मैं आपको देखिए इसलिए ये बात बता रहा हूं, इसमें कोई ह्यूमर की बात नहीं है। बात यह है कि जब लड़ाई में जब कोई बड़ी साइज, मतलब कोई बड़ी आर्मी जो फैसिस्ट तरीके अपना रही है, बिल्कुल जैसे हिटलर की आर्मी थी, वो बिल्कुल एक मतलब ब्रूटल, यूनिफॉर्म, होमोजेनियस, कोई हंसता नहीं था, कोई कुछ नहीं करता था, बस केवल मारता था, बड़ा ग्रिम सा माहौल आप देखेंगे कि जर्मन आर्मी के अंदर भी रहता था। और उस पूरी परिस्थिति में कोई एक चिड़िया कहीं से उड़ जाए, कोई किसी के ऊपर कोई किसी जानवर को मार दे गलती से, कोई किसी इंसान को मारने जा रहा है और उस इंसान को मतलब फांसी पे लटकाने जा रहा है, फांसी का वो टूट जाए और वो गिर जाए इंसान, और वो इंसान मरने के पहले, दोबारा लटकने के पहले एक जूता लगा दे। इस तरह की चीजें जो हैं वो नैरेटिव को ब्रेक करती, जो ग्रिम, होमोजीनियस, यूनिलीनियर जो नैरेटिव होता है फैसिज्म का, जैसे इजराइल के समय ग्रिम, यूनिलीनियर, बिल्कुल ह्यूमरलेस एक नैरेटिव है। ये ब्रूटैलिटी का नैरेटिव होता है ये, और इसमें पूरी सीधी लाइन में आप देखो, कुछ नहीं देखना है, बस जहां मजलूम दिखे यहां ये दिखे उनको मारना है, सोचना नहीं है, कुछ नहीं करना। और दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस का इथोस होता है वो कलरफुल होता है, वहां हंसी भी होती है, जैसे फिलिस्तीनी लड़ाके हंसते हुए गाते भी हैं, मरते भी हैं, डेट्स भी खाते हैं, अपना नमाज भी पढ़ते हैं। ये जो इथोस रेजिस्टेंस का होता है ये कलरफुल होता है, ये खूबसूरत होता है। और जो फैसिस्ट फोर्सेस का इथोस होता है ये ब्रूटैलिटी से भरा होता है, ग्रिम होता है। तो इस तरह की जब घटना घटती है जैसे ये हुई, तो इससे क्या हुआ कि इट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन मोमेंट, मतलब एक ऐसा मोमेंट क्रिएट हुआ जिससे पूरा जो इजरायली जो नैरेटिव था वो सर के बल खड़ा हो गया और हंसी आ गई लोगों को। और इस हंसी में इजराइल की हार छुपी है।
हंसी में हार छुपी है, ये एक बड़ी चीज है। आज देखिए इस चीज को हम सामने ला रहे हैं, जो हंस हंस के मार इतनी ब्रुट 50,000 करीब फिलिस्तीनियों की जो डेथ्स हैं गाजा में पहुंच गई, वेस्ट बैंक भी मिला लीजिए तो और ज्यादा है, लेकिन फिर भी वहां से हंसी नहीं गई है, वहां से खूबसूरती नहीं गई है, वहां से रंग नहीं गया है, और इसी वजह से आज इजराइल हार रहा है और फिलिस्तीन जीत रहा है। उसके बाद देखिए, जो मैंने आपको बताया कि तुलकरे में जिस तरीके से कल ट्रायंगल बना के लड़ाई हुई, आज फिर अल घानेम एरिया में एक आईडीएफ फोर्स को मारा सीरियन रेजिस्टेंस ने, और फिर फोकस जेनिन शिफ्ट हुआ। अब जेनिन में क्या है कि देखिए 3-4 एक्सेस हैं, जो जेनिन रिफ्यूजी कैंप है और उसके आसपास 3-4 एक्सेस हैं। एक है सिनेमा एक्सेस, एक है अल नसीरा स्ट्रीट, और एक है हमामा एक्सेस। और भी हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो ये 3 हैं, जो सिनेमा एक्सेस और नसीरा स्ट्रीट और हमामा एक्सेस, ये ऐसे इस तरह से नहीं, बल्कि ये ऐसे ऐसे बने जिगजैग फैशन में, एक रफ जिगजैग बनाते हैं। अब इन तीनों एक्सेस पे क्या है कि इजरायली फोर्सेस जो हैं, उनका जो दिमाग है वो ये इस तरह से चलता है कि भाई जैसे हमामा एक्सेस पे एक राउंड अबाउट है, लेकिन वो राउंड अबाउट, अच्छा वो सिनेमा एक्सेस पे भी वैसे ही राउंड अबाउट है, लेकिन अल नासिरा स्ट्रीट थोड़ी स्ट्रेट सी है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर ये जो राउंड अबाउट्स हैं, ये जो एक्सेस हैं, इन पे हम अपने हथियार हम प्लेस करें और यहां से हम लोग ल्यूर करें, जो फिलिस्तीनी ल्यूर करते हैं। उल्टा इस बार इजरायलियों ने सोचा कि हम उनको लुभाएं और उनको अल नासिरा स्ट्रीट में ले आएं, बीच में उनको हम फंसा दें। तो इन लोगों ने यहां पर गोलियां चलानी शुरू की, यहां पर काफी एक्सप्लोजिव दागने शुरू किए, स्ट्रीट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, कि ताकि फिलिस्तीनी लड़ाके बाहर निकले और आके इनसे मुकाबला करें। लेकिन फिलिस्तीनी लड़ाके इस बेट में, इस ट्रैप में फंसे ही नहीं। वो जानते थे इस पूरी बात को कि ये पूरा एक ट्रैप है। उन लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया, उन्होंने अल नासिरा स्ट्रीट में एक माइन प्लेस कर दी। अब अल नासिरा स्ट्रीट में जब माइन प्लेस हुई और उसको आईडीएफ के सामने किया, आईडीएफ के लोग गोलियां चलाते रहे, लेकिन उन गोलियों के बीच में वो माइन ये लगाई गई, और इस तरीके से लगाई गई कि उसमें जो फेटलिटीज है वो ना हो। उसमें 2-3 जगह 2-3 फिलिस्तीनी फाइटर वुंडेड हुए, लेकिन उन लोगों ने वो अल्टीमेटली वो माइन लगा दी। जब वो माइन लगा दी, अब उसके बाद इजराइल को ये लग गया कि अब तो ये लोग आगे आएंगे नहीं, ये लोग तो वेट कर रहे हैं हमारा कि हम आगे बढ़े। इन्होंने माइन लगा दी वहां। अब इनके बीच कंफ्यूजन हो गया कि हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। उधर से आप सिनेमा राउंड अबाउट से अल नासिरा स्ट्रीट की तरफ बढ़ेंगे, इधर अल हमामा से आप नासिरा स्ट्रीट की तरफ से बढ़ेंगे, आप कैसे बढ़ेंगे? तो ये जो सारी चीजें इसी कंफ्यूजन में 2 से 2.5 घंटे निकल गए, और जब ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं आगे बढ़ो, अल नासिरा स्ट्रीट पे कब्जा करो, तो अपनी मौत को सामने देखते हुए भी इजरायली आगे बढ़ने पे मजबूर हो गए, और वो माइन फटी, उनके मुंह पे फटी। और इससे बड़ा एक क्रूर, एक मजाक इजरायलीज के साथ हो नहीं सकता, बल्कि मैं तो कहूंगा डिवाइन, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। तुम्हारे ऊपर से ऑर्डर आया, तुम देख रहे हो मौत सामने है, तुम उसको नहीं अवॉइड कर सकते, ये तुम्हारी नियति है। और इजरायली सिटीजन इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए वो लोग सड़क पे हैं। वो लोग जानते हैं इस बात को कि उनको उनकी खुद की सरकार उन्हें कुत्ते की तरह मारेगी। ये बात वो जानते हैं कि कुत्ते की तरह मारेगी। एक मतलब एक जो मिनिमम डिग्निटी ह्यूमन लाइफ की होती है वो भी उनको नहीं मिलेगी। ह्यूमन डेथ की एक जो मिनिमम डिग्निटी होती है वो भी उनको नहीं मिलेगी। इसलिए और इसी बात से वो डरते हैं। और ये जो आईडीएफ सोल्जर्स जब आगे बढ़े, जो माइन एक्सप्लोड हुई और वहां पर 3 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए और उसमें 2 कम से कम घायल हुए, बाकी लोग छितर के भागने लगे। जब छितर के भागने लगे तो इजरायली जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक नई बात कही। पहली बार ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये होता था, जब जैसे जर्मनी में अगर जर्मन आर्मी में लोग भागने लगे तो अपनी ही आर्मी पे वो लोग गोली चलाते थे ताकि भागे ना। इजरायली ऑफिसर्स ने भी इस तरीके से कोशिश की कि इस तरह की धमकी देने की, लेकिन आईडीएफ सोल्जर्स नहीं मारे, वो वहां से निकल गए, क्योंकि उनके सामने जब वो देख रहे हैं कि माइन है और उसके बाद उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है और मरना पड़ रहा है। तो इस पूरी स्थिति की आप सोचिए, जो हार हुई है जेनिन में, तुम जितना डिस्ट्रॉय कर लो, सवाल ये है तो तुमने जो गड्ढे खोदे उसमें तुम खुद गिर रहे हो कि नहीं, जो गड्ढे तुमने खोदे, उसके बाद जो सामने तुम्हें मौत दिख रही है और तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो, इससे बड़ा बताइए ह्यूमिलेशन क्या होगा। उसके बाद देखिए जो टर्की में जो हुआ कल, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो अमेरिकन वहां पर शिप्स हैं कुछ, और अमेरिकन क्योंकि भाई टर्की नेटो में है और नेटो का एलाई है, एलाई क्या है वो, तो उसको तो एक इनफॉर्मल मेंबरशिप मिली हुई है। तो
वहां पर जो अमेरिकन सोल्जर्स पे कल अटैक हुआ और फिलिस्तीनी झंडों को लेके जिन लोगों ने अटैक किया, उनकी आइडेंटिटी आज रिवील हुई है, वो टर्किश कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। टर्किश कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। उसने बड़ी कल्चरल पर्सनालिटीज भी प्रोड्यूस की। फिल्म मेकर यलमाज गुने, बहुत ही बड़े फिल्म मेकर, वो भी टर्किश कम्युनिस्ट थे। और टर्किश कम्युनिस्ट पार्टी ने अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक किया, उनके ऊपर हुड लगा दिया, उनके ऊपर पूरा एक बोरा लगा दिया। अब ये बोरा क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि इराक में 2004 जो इराक इन्वेजन था, इराक इन्वेजन में इसी तरीके से हुड्स लगा लगा के इराकियों को इन्होंने मारा है, अमेरिकन सोल्जर्स ने। तो अमेरिकन सोल्जर्स पे हुड लगा दिया टर्किश कम्युनिस्ट पार्टी ने। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस की एक बड़ा जत्था वहां आया। अच्छा, टर्किश पुलिस अभी तक सीन में नहीं है, उसने इंटरवीन ही नहीं किया, जबकि ऑर्डर ये था कि भाई इस तरह की लड़ाई को रोको, ये हमारी सॉइल पे। एक्चुअली जो अमेरिकन शिप्स थी वो तो टर्की के गवर्नमेंट के कहने पर ही वहां आई थी ना, कोई ऐसा नहीं था कि वो इलीगली आ गई। लेकिन वहां जब लड़ाई शुरू हुई, जब वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, बड़े जत्थे ने हमला किया अमेरिकन पे, टर्किश पुलिस खड़ी रही, वो नहीं बीच में आई। उसके बाद अमेरिकन सोल्जर्स और उनके जो क्रू है, उनका एक जत्था आया, वो लड़ने लगा। और उसके बीच 2 घंटा लगातार वहां पर बोतलें चली हैं, वहां सोडा बॉटल्स चली हैं, वहां पत्थर चले हैं, वहां पर कुछ गनफायर भी हुए हैं। और उसमें अमेरिकन को पीछे हटना पड़ा। 3 अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए टर्की में। अब आप सोचिए, टर्की में 3 अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है कि नहीं? लेकिन ये जो दलाल पत्रकार हैं हमारे देश के, भारत के और जो बाहर के, इनको इनके कान में जू नहीं देंगी। इनकी तो स्थिति मैं आपको बता दूं, ये एक है मानक गुप्ता, इसको आप जरा चिन्हित किए रहिए। ये जनता का दुश्मन है, भारतीय जनता का दुश्मन, और ये भारत की जो एकता अखंडता है उसके लिए खतरा है। ये न्यूज 24 में इसने IC-84 हाईजैक पे जो अभी फिल्म बनी, जो वेब सीरीज बनी है, उसको लेके इसने कहा इजराइल पहुंच गया। उसने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को नेगोशिएट नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, और इजराइली देखिए नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, होस्टेजेस उनके वहां पर हैं। मतलब जैसे वो उसने कंपेयर कर दिया, जो आतंकवादी जो इस टाइप के हैं, जिनका काम ही है बिना किसी पर, वो आज़ादी की लड़ाई कोई ऐसी नहीं लड़ रहे हैं, वो उनका काम दूसरा है, वो दूसरी तरह के लोग, उनको तुम कंपेयर कर रहे हो हमास के साथ, उनको तुम कंपेयर कर रहे हो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ। मुझको तो ये आदमी मिल जाए माना गुप्ता, तो मैं इसको सही कर दो 2 मिनट में। तो ये देखिए पूरा जो एक, अच्छा उसमें और भी लोग थे। और ये एक लिबरल इंडिया के साथ, ये जो तथाकथित लिबरल्स हैं इंडिया के, इनके साथ लड़ाई लड़नी होगी। इसमें देखिए रविश कुमार भी हैं, इसमें सिद्धार्थ वरदराजन भी है, इसमें शेखर गुप्ता भी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आशुतोष जैसे लोग भी। इनकी भी हिम्मत नहीं है इजराइल पे 2 शब्द बोल सके, और वही पैनल में थे आशुतोष। इन्होंने नहीं ये टोका कि हमास को टेररिस्ट करो। हमास, हिंदुस्तान हमास को टेररिस्ट नहीं मानता है। इंडियन स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स है। और इंडिया जो है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, या अपनी सरकार के खिलाफ है, और सरकार भी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी जो पॉलिसीज फॉलो कर रही है इजराइल और पैलेस्टाइन पे, ऑफिशियली वो पैलेस्टाइन के साथ है, लेकिन अंदर अंदर इजराइल को मदद पहुंचाना, ये करना, वो आप जानते हैं किस तरीके से अडानी के थ्रू सब चीजें हुई हैं। तो ये देखिए जो पूरी बात है कि जिस तरह से टर्किश कम्युनिस्ट पार्टी अपने यहाँ के उदारवादियों को जूते की नोक पे रखती है, उसी तरीके से भारत में भी हम जैसे क्रांतिकारियों को, मंगल पांडे सेना जैसी फोर्सेस को, और भी जो नए नए संगठन कल बनेंगे, इस तरह के उदारवादियों को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय में हो, चाहे वो हिंदू समुदाय में हो, जूते की नोक पे अपनी रखना पड़ेगा। अभी देखिए हरियाणा में एक जो गौ गुंडे हैं, जो गौ रक्षक के नाम पे गुंडे करते हैं, उन्होंने एक हिंदू ब्राह्मण को गोली मार दी, लड़के को, 20 साल के, आर्यन मिश्रा। और फिर कहने लगे, और फिर उसके बाप का पैर छू के कह रहे हैं गलती हो गई, हमने सोचा कोई मुसलमान है, तो और उसके बाप ने कहा तो क्या मुसलमान को तुम इस तरह से मार दोगे? ये जो देखिए पूरी कॉन्शियसनेस पूरी एक देश में हो रही है। और हरियाणा में बीजेपी 2 सीट 3 सीट भी ले आए, बहुत बड़ी बात है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो पूरी चेतना बढ़ रही है, देखिए ये पूरी चेतना विश्वव्यापी है। ये भारत में एक छोटे से हरियाणा, फरीदाबाद से लेके टर्की से लेके पैलेस्टाइन और पूरा लेबनान, सब जगह ये हो रहा है। अब देखिए इसके बाद जो प्रोपेगेंडा, जो कल तुर्कनेम में जिस तरीके से अल बलावना और अल घाने में एम्बुश हुआ, उसके बारे में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बाकायदा स्टेटमेंट्स जारी किए, हेल किया उसको। और फिर देखिए कि हमामा एक्सेस के पास एक हद्दाद स्ट्रीट है जेनिन में, जहां की बात हो रही थी शुरू में। अब हद्दाद स्ट्रीट पे भी लगातार
तीन जो आईडीएफ सोल्जर्स वहां से भागे, जो बीच की स्ट्रीट थी, जो अल नासरा स्ट्रीट थी, उससे वो भागे तो हद्दाद स्ट्रीट पहुंचे। हद्दाद स्ट्रीट में वहां पर भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने उनको घेर के मारा, और उसमें भी देखिए 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं। इतने इजरायली सोल्जर्स मर रहे हैं कि वाकई मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये गाजा का तो गाजा इंटू 2 है। वेस्ट बैंक में जो हो रहा है इट इज लाइक गाजा इंटू 2। उसके बाद देखिए जो पूरा का पूरा जो टू स्टॉक्स हो रही है, अच्छा टू स्टॉक्स में देखिए जो बात हो रही है उसमें ये बात हो रही है कि जो आज बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दे दिया। बाइडेन ने कहा कि कुछ नेतन्याहू की भी जिम्मेदारी, जो 6 इजरायली कैप्टिव्स मारे गए, जो नेतन्याहू ने कल बाकायदा इजरायली टीवी में बोला कि हमास जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, लेकिन उस पर अमेरिका ने कहा कि नहीं, उसके लिए नेतन्याहू भी जिम्मेदार है। अब ये जो है वहां के इलेक्शन की अपनी पॉलिटिक्स है, क्योंकि बाइडेन तो नेतन्याहू के साथ है, उसने आर्म्स भेजे हैं। कमला हैरिस का इंटरव्यू आ चुका है जिसमें साफ साफ कमला हैरिस ने कहा है कि हम इजराइल की हर तरह से मदद करेंगे और इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। यहां तक उसने कह दिया है कि हमास टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाइडेन को कुछ हद तक झुकना पड़ा, लेकिन उस झुकने के पीछे की हिपोक्रेसी दिखी। अच्छा, उससे भी ज्यादा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कैसे इस चीज को पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया, और बहुत ही समझदारी के साथ ट्विस्ट दिया। और फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने कहा कि देखिए 6 इजरायली होस्टेजेस मारे गए, बहुत दुख है हमको, हम तो उनको बचाना चाहते थे, तो इजरायली बमबारी में मारे गए। लेकिन क्या 6 इजरायली होस्टेजेस जो मारे गए उसके लिए आज दुनिया में हाय तबाह हो रही है, और 50,000 जो फिलिस्तीनी मारे गए हैं गाजा में, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उस मुद्दे को लेकर इजराइल को नहीं घिर रहे हैं। कोई सेना क्यों नहीं चल दी है किसी देश में, किसी यूरोपियन देश की, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं इजराइल की तरफ, जिन्होंने एक मल्टीनेशनल फोर्स भेज दी थी कोसोवो में, और वहां पर इसलिए क्योंकि वो लोग चाहते थे यूगोस्लाविया, असली मकसद था यूगोस्लाविया को तोड़ना। लेकिन उस समय दिखाया गया कि कोसोवो में मुस्लिम मारे जा रहे हैं, उनको हम बचाने हम गए हैं। और जो सर्बियन लीडर है ये जो मिल्सोविच, जो कि फासिस्ट था, उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। लेकिन सवाल यह है कि वहां डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? वहां पर तुम्हें मुस्लिम्स की जरूरत थी क्योंकि तुम्हें यूगोस्लाविया तोड़ना था। यहां तुम्हें मुस्लिम की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम उनके खिलाफ हो, क्योंकि वो लड़ रहे हैं साम्राज्यवाद के पूरे इतने बड़े गढ़ इजराइल से, इसलिए तुम उनके साथ नहीं हो, तुम भी साम्राज्यवादी हो। यू आर एन इंपीरियलिस्ट फोर्स, यू एक्सप्लॉइट द वर्ल्ड थ्रू योर कैपिटल, और उसी तरीके से तुमने, और इजराइल इज योर कस्टोडियन, इजराइल इज योर, दे आर योर फुट सोल्जर्स और योर वट एवर, मतलब दे आर योर गून्स, राइट। तो अपने गून्स को बचाने के लिए तुम इतना ये करो। तो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बहुत कायदे से जो बाइडेन को बातों में फंसाया, और ये भी कहा उन्होंने कि जुलाई 2 को हमने बाइडेन का प्रपोजल मान लिया था, उस पर क्यों नहीं एडहेयर कर रहा है नेतन्याहू, और अमेरिका अगर चाहे तो उस पर प्रेशर डाल के उसको एडहेयर करा सकता है। वो सीधे सीधे इजराइल से कह सकता है कि तुम ये बात मानो, क्योंकि 2 जुलाई के प्रपोजल में ये बात थी कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और नेत्जरीम एक्सेस को भी इजराइल खाली करेगा। लेकिन अब नेतन्याहू कह रहा है हम खाली नहीं करेंगे, होस्टेज एक्सचेंज करो, बाकी चीजें हम मान लेंगे, लेकिन हम ये 2 जगह खाली नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस कह रहा है अगर तुम ये दोनों जगह नहीं खाली करोगे तो फिर इजरायली विड्रॉल फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, जो कि 2 जुलाई में बाइडेन के प्रपोजल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू था, उसका क्या होगा? वो तो खत्म हो गया ना फिर। तो ये जो बात है, बार बार मॉरल जो एज है, जो मॉरल पावर है, वो हमास के पास धीरे धीरे सरक रही है, बल्कि मजबूती से उसके हाथ में आ रही है। और इस चीज को पूरी तरह से जो भी हमास के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो भी उनके सोल्जर्स हैं, सब उस चीज को ये समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए एक तुलकरेम में एक और एरिया है, थोड़ा सा अलग हटके, मदारिस एरिया। वहां पर एक अल आसिफा फोर्सेस, जो स्पेशल फोर्सेस हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की, बीच बीच में कभी कभी वो आती हैं। कल मैंने आपको एक शैडो आर्मी के बारे में बताया था हमास की। तो अल आसिफा खैर उस शैडो आर्मी में नहीं है, लेकिन इनकी भी एक उसी तरह की बड़ी गुप्त इनके ऑपरेशन होते हैं। ये भी देखिए इन लोगों ने चुपचाप निकल के मदारिस एरिया में जो अल बलावना की तरफ जा रही एक D9 मिलिट्री बुलडोजर को एक एक्सप्लोसिव डिवाइस से उड़ा दिया। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने जो आज बड़े बड़े कांड किए, हिजबुल्लाह ने राहिब साइट पे मारा। उसके बाद 80 साइट देखिए, ये एक नहीं है, एक इजरायली जगह है। उसके बाद जर्दा में भी मारा। जर्दा में भी देखिए लास्ट स्ट्राइक मेरे ख्याल से मार्च में हुई थी। तो जर्दा और 80 ये जो 2 साइट्स हैं, इजरायली साइट्स, जो कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पे हैं, इनमें जो
जो हिजबुल्लाह ने मारा है, ये देखिए फिर से वही बात है कि इजराइल को दोबारा खड़े नहीं होने देना है नॉर्दर्न फ्रंट पे। इजराइल जो भागा है एक समय ये नॉर्दर्न फ्रंट से वेस्ट बैंक की तरफ, ये दोबारा ना खड़ा हो पाया। उसके बाद समाका साइड, समाका पे मारा, उसके बाद रडार साइड वहां मारा, फिर आप देखिए राहिब पे फिर से मारा, मनारा पे मारा, और उसके बाद बिरकित रिशा पे मारा, जो कि रोज वो मार रहे हैं, ताकि बिरकित रिशा, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है जहां से सारे कई साइट्स जो हैं वो वहां की जो नॉर्दर्न जो इजराइल है और जो लेबनान बॉर्डर है वहां पर कई साइट्स को वो कंट्रोल करती है बिरकित रिशा। तो बिरकित रिशा पे लगातार वो मार रहे हैं और उसमें कई टावर्स वहां के ध्वस्त हो चुके हैं और उनको बार बार इजराइल रिपेयर करता है, बार बार मारते हैं। और आपको फिर बता दें, जो कल का जो पैटर्न था वो आज भी है कि इजराइल उस तरीके से लेबनान के अंदर मार नहीं कर पा रहा है। उसने आज भी 3-4 एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादातर खाली जगह पे हो रही है। वो अंदर जाके जैसे बीच में उसने मारना शुरू किया था, उसने तो बेरूत में मार दिया था हमास के ऑपरेटिव्स को, और ईरान के भी कुछ ऑपरेटिव्स को मारा था बेरूत में। लेकिन वो पूरा जो दौर था वो खत्म हो गया जैसे, क्योंकि इजराइल अब लेबनान पे वो जानता है कि अभी वेस्ट बैंक में हम फंसे हैं, यहाँ फंसे हैं, अब अगर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया तो हमारा खेल खत्म। और हिजबुल्लाह भी इस चीज का वेट कर रहा है कि उसको प्रोवोकेशन ज्यादा मिले, वो अटैक कर दे। क्योंकि देखिए ये बड़ा एक डिसाइसिव ये जो लड़ाई है वेस्ट बैंक की, वो भी बड़ी डिसाइसिव एक मोड़ पे पहुंच रही है। 8 दिन हो गए हैं, अभी तक चल रही है, और उसमें कोई भी टेंजिबल गेन फिलिस्तीन इसको इजराइल को नहीं मिला है। उसके बाद देखिए जो नाब्लस में फिर लड़ाई शुरू हुई। नाब्लस में देखिए आज बलाता कैंप में कम से कम 3 एरियाज में 3 बड़ी मिलिट्री व्हीकल्स बलाता कैंप में उड़ाई गई, और वही एक्सप्लोजिव डिवाइसेस। फिर वही बात आ जाती है कि एक्सप्लोजिव डिवाइसेस फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कहां से फायर कर रहा है, किस चीज से फायर कर रहा है। आप सोचिए, इस चीज को आप पूछिए लोगों से कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस एक्सप्लोजिव डिवाइसेस कहां से फायर कर रहा है, कहां से आ रही हैं। सब माइंस नहीं बिछ रही हैं, अल नसीरा में जैसे माइन बिछी थी उस तरीके से माइन सब नहीं बिछ रही हैं। तो ये जो देखिए बात है, हम लोग इस पे बहुत ही एक पैनी नजर रखे हुए हैं। उसके बाद अस्कर कैंप यहां भी नाब्लस में, यहां भी देखिए क्या हुआ कि ओल्ड अस्कर कैंप में एक एक्सप्लोजिव डिवाइस जो आईडीएफ फोर्सेस उसको इन्वेड करने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर फोड़ी गई और उनको पता भी नहीं चला कि ये कहां से आई है, कैसे आई है। फिर वही बात बार बार घूम के सामने आ रही है। और उसके बाद देखिए हमामा एक्सेस पे एक और एक्सप्लोजन हुआ, जब कुछ आईडीएफ व्हीकल्स वहां पर ऐसे ही पहुंच गई थी, वो एक्चुअली कहीं और जाना चाह रही थी, हमामा एक्सेस में आ गई, वहां पर घेर के फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने तबीयत से मारा, घेर के तबीयत से मारा फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। ये पूरी हालत है। और मतलब वो नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि उसमें जो था, जो हमामा एक्सिस में जो दूसरी मार हुई है, उसमें इजरायली सोल्जर्स अपने हथियार छोड़ के भागे हैं। और ये बात देखिए एक बार नहीं हुई, ये गाजा में कई बार हो चुका है, ये वेस्ट बैंक में कई बार हो चुका है। तो नेतन्याहू तो इज अ ब्लाइंड पर्सन। आज नेतन्याहू अंधा हो गया है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि पूरी जो देखिए जो पूरा मैप अगर आप देखिए लड़ाई का आज, तो पूरे एक राउंड सर्कल में, अगर तुलकरेम को भी ले लीजिए, जेनिन को भी ले लीजिए, नाब्लस को भी ले लीजिए, तो पूरा एक राउंड बनता है, एक रफ सा एक राउंड बनता है। और उस राउंड के चारों तरफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस धीरे धीरे उस राउंड को पुख्ता कर रहा है कि उस राउंड के अंदर ही जेनिन रिफ्यूजी कैंप है, तुलकरेम रिफ्यूजी कैंप है, अस्कर कैंप है, इस तरीके से ट्यूबस के एरियाज हैं, बलाता कैंप का एक कुछ हिस्सा है। तो वहां पर एक ऐसा राउंड बना रहा है जिससे किसी भी तरीके से वहां पर इजराइल घुस ना पाए, वहां डिफेंस इनकैंपमेंट्स बना दिए जाएं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की है। उसके बाद देखिए रमल्ला में, जो कि पैलेस्टीन अथॉरिटी जो गद्दार महमूद अब्बास का, वहां पर मार्चेस आज फिलिस्तीनी सड़क पे आ गए पैलेस्टीन अथॉरिटी के खिलाफ, और उन्होंने एक साफ नारा लगाया कि जनता अल कसाम ब्रिगेड यानी हमास के साथ है, और जो टनल्स में लड़ाई हो रही है वही असली लड़ाई है। जिस मोहम्मद दैफ की जय, यहिया सिनवार की जय, और अल अमारी कैंप जो वहीं का है जिसमें ज़बरदस्त रमल्ला में जो घुसने की कोशिश की थी उसका विरोध हुआ था, उसकी जय। और उसके साथ साथ जेनिन, तुलकरेम, नाब्लस और अबू शुजा जो कि कमांडर, जो जेनिन के और तुलकरेम के बड़े कमांडर थे जो शहीद हुए, उनकी जय के नारे लगाए गए। और ये पैलेस्टीन अथॉरिटी के मुंह पे बड़ा तमाचा है।
उसके बाद आप देखिए नाब्लस में ही और कुछ जगह, 2-3 और जगह इस तरह से पूरी गोली चली। और फिर देखिए जो जेरूसलम है, जेरूसलम में आपको बता रहा हूँ लगातार ये हथियार जो हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इजराइल ने कहा भी है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जेरूसलम की सैंक्टिटी की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पर हथियार ईरान के थ्रू पहुँच रहे हैं। अब आप बताइए, जिनकी मस्जिद है, जिनकी जो वो तय करेंगे कि वहाँ पर क्या होना है, और वो मस्जिद के अंदर हैं। वो देखिए, वो हैं शुआफ, ये जो आज लड़ाई हुई है शुआफत चेक पॉइंट, शुआफत चेक पॉइंट ये अल-अक्सा मस्जिद से काफ़ी दूर है। इसमें एक पूरा टावर है, उसके बीच में एक लंबा रास्ता है, और वहाँ पर जो लड़ाई हुई है फिलिस्तीनी लड़ाके, जिस तरीके से वो उन्होंने एक पिकेट बनाई, पिकेट बना के उन्होंने करीब 3 से 4 घंटा वहाँ गोली चलाई शुआफत पे, और जिसको आईडीएफ जवाब नहीं दे पाया। और जब जवाब नहीं दे पाया तो अपने हाथ से वही जो शोल्डर आरपीजी जो वहाँ के रेजिस्टेंस फाइटर्स कर रहे हैं, वही आईडीएफ भी लेके पहुँच गया, और उसने इस तरह से मार करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। और उसके बाद 2 बार देखिए, 2 जगह जो है, जो एक और जो गाजा में कम से कम 2 जगह, खान यूनिस में और राफा में, अच्छा, और नेत्जरीम एक्सिस में 3 जगह। नेत्जरीम एक्सिस में भी जो आज हमला हुआ वो भी बड़ा यूनिक था, क्योंकि उसमें भी घात लगा के नेत्जरीम एक्सिस में और उसको कम किया गया। मतलब जो नेत्जरीम एक्सिस का जो एरिया है, जहाँ पर इजरायली कमांड एंड कंट्रोल है, वो लगातार श्रिंक कर रहा है, और वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो पीछे हटे। और ये देखिए, बड़े मिलिट्री प्रिसिशन के साथ हो रहा है जो वहां हो रहा है नेत्जरीम एक्सिस में खासतौर पे। और गाजा में जो बड़ी साइंटिफिक लड़ाई लड़ी जा रही है, मतलब गाजा वेस्ट बैंक में तो खैर है ही, वो इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन गाजा में जिस साइंटिफिक तरीके से प्लान वे में लड़ाई लड़ी गई है, 7 अक्टूबर का हमला, इजरायली फोर्सेस का अंदर आना, उनको टनल वॉरफेयर में फंसा देना, उसके बाद कई तरह के और मैनूवर्स यूज करना, जब फिर ये लगा कि गाजा में वो कुछ डिफेंसिव पोजीशंस आइडिया बना रहा है, तो अचानक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस एग्रेशन पे आ गया। ये जो सारी चीजें हैं, ये बड़ी साइंटिफिक तरह से हो रही हैं। जैसे नेत्जरीम कॉरिडोर में इस समय एक पूरा एक दिमाग लगा है साइंस की तरह कि कैसे वहां पर श्रिंक करा के इजरायली फोर्सेस को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया जाए। इसी के साथ देखिए, हम आज का प्रसारण यहाँ समाप्त करते हैं, और कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।